हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल एम माइंड्स एरेना। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जो है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। जैसा कि टाइटल ही बताता है कि इसमें रीशेप करने की बात की जा रही है इंडिया के पॉलिटिकल मैप को। रीशेप का मतलब नया आकार देना। तो ऐसी क्या वजह थी कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप बदलता ही रहा? उसकी वजह थी इस पीरियड में, जिसे कि मिडिवल पीरियड कहा जाता है, और जो थर्टी 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक में बहुत सारे इन्वेडर्स इंडिया में आए। कोई टर्की से आया, कोई मिडिल सेंट्रल एशिया से आया, कोई मिडिल ईस्ट से आया। और ये लोग इतने सारे क्यों आए? एक तो ये कि इंडिया बड़ा फेमस था, कि इंडिया में वेल्थ बहुत है, सोने की चिड़िया इसीलिए कहते थे। तो वो यहाँ से वेल्थ के लालच में आए। कुछ लोग इसलिए आए कि पहले राजा महाराजाओं को बड़ा ये इच्छा होती थी कि उनका जो किंगडम है बहुत बड़ा होना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को, एरियाज को कॉन्कर करें, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया था। ये तीसरा एक और कारण भी था। वो कारण ये था कि उनमें से कुछ अपने रिलीजन को, अपने धर्म को फैलाने के लिए आए थे, और इसको करने के लिए वो युद्ध करने को भी तैयार थे, वॉयलेंस करने को भी तैयार थे। तो ये सब चीजें ही हम इसमें पढ़ेंगे। आखिरकार जो इंडिया में उस समय राजा महाराजा थे, उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया, कौन कौन रजिस्टर कर पाए और किन्हें सरेंडर करना पड़ा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सभी के लिए जानने के लिए, क्योंकि हम सब इंडिया में रहते हैं और इंडिया के लोग हैं, जो हमारी मातृभूमि है। तो आखिर वो परिवर्तन आए कैसे थे? तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। यहाँ पर एक ये एरियल व्यू दिखाया है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है। वहाँ पर वहाँ का एरिया ये इसमें दिखाया गया है इस पिक्चर में। बिग क्वेश्चंस लेसन के बाद में ही होंगे न्यू वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर हम इस टाइम लाइन के माध्यम से एक तरीके से जो मेन मेन घटनाएं हुई इस पीरियड में, उनको जान लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये 1200 से लेकर 1800 तक की टाइम लाइन यहाँ पर दी गई है, और जो प्रोमिनेंट घटनाएं हुई इस समय पर, उनको मेंशन किया गया है। सबसे पहले 1206 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना यहाँ पर हो गई। इसके बाद कोई मेजर घटना यहाँ पर समझिए कि आप 126 साल तक नहीं हुई। यहाँ पर 1326 में री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेवाड़ किंगडम, मेवाड़ किंगडम दोबारा स्थापित हुई। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। आपने कृष्ण देव राय, तेनाली रामा का तो सुना ही होगा। यहाँ के कृष्ण देव राय बहुत ही ब्रेव एक वॉरियर किंग थे वो। और इसके बाद 1347 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बहमनी सल्तनत, जो कि विजयनगर के बराबर में था साउथ में, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन इन 1398 तिमूर, जो कि सेंट्रल एशिया टर्की से आया था, उसने इंडिया पर अटैक किया और यहाँ से बहुत कुछ लूट के ले गया। ये 1398 में आया। इसके बाद 1498 में इंडिया में पोर्चुगीज आए, पोर्चुगल के जो इन्वेडर थे वो आए थे 1498 में। एंड देन 1520 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें कि बाबर ने मुगलों का यहाँ पे राज्य स्थापित कर दिया था, और बाबर की जीत हुई थी। इब्राहिम लोदी से ये युद्ध हुआ था। इसके बाद फिर सेकंड बैटल हुआ, ये भी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। ये 1556 में हुआ था। इसमें अकबर की डिसिसिव विक्ट्री हुई थी। इसके बाद बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ। इसमें विजयनगर सिटी को पूरा बर्बाद कर दिया गया था, यानी कि ये राज्य खत्म हो गया था। इसके बाद 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ। महाराणा प्रताप फोर्स टू रिट्रीट।
और इसमें महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, जंगलों में घूमना पड़ा। इसके बाद 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट हुआ, जिसमें अहोम्स ने मुगलों को हराया था। अहोम्स असम, जहाँ पर आज असम है, वहाँ के रहने वाले थे ये। 1754 में बिगिनिंग ऑफ मराठा कंट्रोल ऑफ दिल्ली, मराठाओं का दिल्ली पर कंट्रोल शुरू हुआ। और 1799 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिख एम्पायर ये हुआ। तो यहाँ से इस तरीके से आप 1200 से 1800 तक की जो मेन घटनाएं थी वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ थोड़ा सा हम पहले मैं आपको ये बता दूं, मिडिवल पीरियड का चूंकि हमने जिक्र किया है, तो मिडिवल का मतलब ही होता है बिटवीन टू एजेस। यूरोपियन में ये इसका पीरियड ये 14th सेंचुरी 16th सेंचुरी तक या 15th सेंचुरी सीई को माना जाता है, वहाँ से लेकर रेनेसा पीरियड तक। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया के संदर्भ में मिडिवल वर्ड यूज़ किया है ये सिंपली 11th से 17th सेंचुरी तक का है। तो आप इसमें इसी पीरियड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ यहाँ स्पेलिंग्स के बारे में लिखा है कि जो भी इन्वेडर्स हुए, रूलर्स हुए, उनकी नाम की स्पेलिंग पर्शियन में, रोमन में कुछ अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने स्पेलिंग यूज़ करी है वो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए यूज़ किया है, और मुगल के लिए जो स्पेलिंग है वो ये वाली है। तो जब आप आंसर लिखें आपको भी यही यूज़ करना है। चलिए अब जानते हैं आगे। अ न्यू एरा इन इंडिया जर्नी बिगेन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी की शुरुआत से इंडिया की जर्नी का नया युग शुरू हुआ। इन्वेजन फ्रॉम बियॉन्ड द हिंद कुश माउंटेन्स, हिंदू कुश माउंटेन से आगे से जो आक्रमण हुए, रीशेप्ड इंडिया पॉलिटिकल मैप, उन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल मैप को बिल्कुल बदल दिया। नो डाउट इंडिया हैड सीन मच वारफेयर इन अर्लियर पीरियड्स, पहले भी इंडिया में युद्ध हुए थे। But the spread of invasions by people from outside the Indian subcontinent during this period was unprecedented. लेकिन इस युग में तो जैसे बाढ़ आ गई आक्रमणकर्ताओं की, जो बिल्कुल ही आशा से परे था। मैनी ऑफ दीज इन्वेडर्स वर सेंट्रल एशियन, ज़्यादातर तो सेंट्रल एशिया से आए थे, जैसे टर्की और अफगान। देवर, अब ये आए क्यों थे इतने सारे? देवर ड्रोन टू इंडिया नॉट ओनली फॉर हर रेप्यूटेड रिचेज, धन दौलत जिसके लिए इंडिया बड़ा फेमस था, फॉर टेरिटोरियल एम्बिशन, अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, बट ऑल्सो ऑफन टू स्प्रेड बाय फोर्स वायलेंस इफ नेसेसरी देयर ओन वर्जन्स ऑफ देयर रिलीजन, अपने रिलीजन को यहाँ पर फैलाने के लिए, उसके लिए चाहे उन्हें वायलेंस भी करनी पड़े। लेट अस नाउ एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर द एवर चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। यहाँ पर एक मैप दिया है, ये इसमें तुगलक, लोदीज और ये रीजनल पावर्स साउथ में, ईस्ट में जो मेन पावर रही हैं 13 से 15 सेंचुरी के बीच में, उनको दिखाया गया है। इसमें पहले ये ईस्टर्न गंगा टेरिटरी है अंडर नरसिम्हा देव 1264 में, तो इसको दिखाया गया है। ये यहाँ पर दिखाई गई है, इसमें होयसला टेरिटरीज ये यहाँ पर दिखाई गई है 1300 में है, ये है। फिर एक्सटेंट ऑफ तुगलक डायनेस्टी, अब इसमें तुगलक डायनेस्टी भी दिखाई गई है, लोधी डायनेस्टी है, और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज यहाँ पर दिखाए गए हैं। मैप की स्टडी अच्छे से कर लें, इससे तो हिस्ट्री को याद रखना आसान होता है। यहाँ ये कुतुब मीनार वाला एरियल व्यू दिखाया गया है, ये कुतुब मीनार है यहाँ पर, और इसकी साइड में ये यहाँ पर एक मस्जिद का सीन है जो जिसके बारे में यहाँ पर लिखा है, ए सेक्शन ऑफ द क्वात उल इस्लाम माइट ऑफ इस्लाम मॉस्क, ये दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, अर्ली 13th सेंचुरी में, और बाद के जो सुल्तान आए थे उन्होंने इसको कंप्लीट किया था। यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन है, जो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो खोद के लिखा हुआ होता है, दैट मटेरियल्स फ्रॉम 27 डिस्ट्रॉयड हिंदूज एंड जैन टेम्पल्स वर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। देख सकते हैं आप मॉस्क कैसे बनाई गई थी। इंस्क्रिप्शन पे लिख के बताया है कि 27 तोड़े गए मंदिरों से, जैन टेम्पल से जो मटेरियल निकला था
उससे इस का निर्माण किया गया था। सम ऑफ विच कैन बी सीन हेयर, यहाँ पर कुछ को तो देखा भी जा सकता है। अगर आप इस एरिया को देखने चाहें जाएं तो वहाँ पे देख के आपको पता चलेगा कि जो इसमें यूज हुई हैं चीज़ें वो किस प्रकार से हिंदू मंदिरों से ली गई हैं। राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का राइज होना और फिर उसका फॉल होना। वी बिगिन अवर जर्नी हियर विद द दिल्ली सल्तनत formed after the defeat in 1192 of King पृथ्वीराज चौहान। किंग पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना होगा कि उनकी हार हुई थी 1192 में। Who ruled over parts of the northern western India, जो राजस्थान है जहाँ पर उस एरिया में उनका राज्य था। This sultanate saw the rule of 5 successive foreign dynasties, सक्सेसिव एक के बाद एक, जो 5 विदेशों से आए हुए वंश थे उनके रूल को देखा, जिसमें टर्गिश और अफगन ओरिजिन के थे, मामलुक से जो स्लेव डायनेस्टी के थे, खिलजीज थे जो खलजीज जिन्हें कहा गया, तुगलक थे सैयद से, और बाद में थे लोधीज। वाइल सर्टेन पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत, नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ तक इनका राज्य था, नेबरिंग किंगडम्स सच एज ईस्टर्न गंगाज इन द ईस्ट और होयसालाज इन द साउथ रजिस्टर्ड इट्स एडवांस। इन्होंने, जैसे भी आपको मैंने दिखाया मैप में, इन्होंने रजिस्ट किया, विरोध किया, बट ऑल्सो एमर्ज्ड एज थ्राइविंग सेंटर्स ऑफ आर्ट, और ये सारी जगह आर्ट, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर के रूप में आए सामने। द सिटी ऑफ दिल्ली ऑल्सो एज्यूम्ड ए बिगर रोल इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जो दिल्ली शहर है इसका बहुत बड़ा रोल था नॉर्दर्न इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। द सल्तनत पीरियड वॉज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सल्तनत का जो पीरियड था उसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, अस्थिरता थी, कभी कोई जीत जाता कभी दूसरा जीत जाता पहले वाले को मारकर। कंबाइंड विद एफर्ट्स एट टेरिटोरियल एक्सपेंशन, का मेन मकसद बस केवल एक ही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने अंडर में ले लें। दिस रिजल्टेड इन मिलिट्री कैंपेन्स, इससे क्या हुआ, सैनिक अभियान चलते थे, दैट रेडेड विलेजेस, जिससे वो गांव पर शहरों पर अटैक करते थे। प्लंडर्ड का मतलब लूट लेना, लूट लेते थे उन्हें, एंड डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते थे, एंड सीट्स ऑफ लर्निंग, और जो भी ज्ञान की जगह थी उनको नष्ट करते थे। सक्सेशंस, द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सुल्तान, उसे सक्सेशन कहते थे, वर ऑफन वायलेंट, बहुत वायलेंट होते थे, यानी कि पहले वाले को मार के ही दूसरे वाला बैठता था। ऑलमोस्ट 2 सुल्तान्स आउट ऑफ 3 सीज पावर बाय एलिमिनेटिंग देयर प्रीडिसेसर्स, अगर 3 आप सुल्तान पढ़ रहे हैं तो 2 को तो मार के ही तीसरा बना होगा। सो दैट ए सुल्तान्स एवरेज रेन वॉज हार्डली मोर देन 9 ईयर्स, रेन का मतलब राज्यकाल, इसलिए उसका जो टाइम पीरियड था शासन का किसी का भी 9 साल से ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ पर एक कॉइन दिखाया गया है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का है। ए कॉइन मिंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी विच बियर्स द इंस्क्रिप्शन सिकंदर सनी और द सेकंड अलेक्जेंडर इन पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज में इसमें लिखा है कि उसने अपने सिक्के पर सेकंड अलेक्जेंडर पर्शिया में ये लिखवाया था या सिकंदर सैनी लिखवाया था। तो वो क्या चाहता था, वो ये समझता था कि जैसे सिकंदर द ग्रेट ने अटैक किया और अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया, ऐसे ही वो भी है। लुकिंग एट फिगर 2.6, वाई डू यू थिंक अलाउद्दीन खिलजी कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकंड अलेक्जेंडर, क्योंकि उसका भी यही था कि वो भी अपने टेरिटरी को आगे बढ़ाए सिकंदर की तरह से। एट द टर्न ऑफ द 14th सेंचुरी अलाउद्दीन खिलजी कंडक्टेड मिलिट्री कैंपेन्स, उसने बहुत सारे अभियान चलाए, मतलब चढ़ाइयाँ करी, ओवर लार्ज एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, 2 एरिया में, ये एरिया याद रखिए, नॉर्थ में और साथ में उसने सेंट्रल इंडिया में। सैकिंग एंड प्लंडरिंग मैनी सिटीज, बहुत सारे सिटीज को उसने वहाँ पर लूटपाट करी। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो रिपेल्ड सेवरल इन्वेजन्स बाय मंगोल फोर्सेज, मंगोलों ने इस पीरियड में अटैक किए तो उनका उसने विरोध किया, उन्हें हराया। हु वर ट्राइंग टू एड
इंडिया टू द वास्ट मंगोल एम्पायर। ये मंगोल इन्वेडर्स भी इंडिया को अपने मंगोल साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। इट कवर्ड मोस्ट ऑफ एशिया एट द टाइम। उस समय लगभग एशिया का ज़्यादातर हिस्सा मंगोल एम्पायर में था। हिज स्लेव जनरल मलिक काफूर, उसका जनरल था, सेनापति था स्लेव, जिसका नाम था मलिक काफूर, एक्सपेंडेड द सल्तनेट्स रीच साउथवर्ड। उसने अपने राज्य को साउथ की तरफ बढ़ाया, कॉन्करिंग सेवरल किंगडम्स ऑन द वे, और रास्ते में बहुत सारे राज्यों को जीत लिया। देयर प्लंडर्ड वेल्थ, और वहाँ की धन दौलत को लूट लिया, और उसकी हेल्प से हेल्प फाइनेंस द सल्तनेट्स इनॉर्मस मिलिट्री apparatus, जिससे वो अपनी मिलिट्री के सैनिकों के सारे खर्चे उठाता था। ही ऑल्सो अटैक्ड ए नंबर ऑफ हिंदू सेंटर्स। उसने हिंदू सेंटर्स पे बहुत सारे सेंटर्स पे अटैक किया, जैसे श्री रंगम, मदुरई और चिदम्बरम, पॉसिबली रामेश्वरम पर भी उसने अटैक किया। ए फ्यू डिकेड्स लेटर, कुछ डिकेड के बाद, डिकेड क्या होता है, 10 ईयर्स का टाइम होता है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे तुगलक ये स्पेलिंग भी हो सकती है, रूल दिल्ली, उसने दिल्ली पर शासन किया। एक्सपैंडेड द दिल्ली सल्तनेट टेरिटरीज फर्दर, उसने दिल्ली सल्तनेट की टेरिटरी को और आगे बढ़ाया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द मौर्यन एम्पायर, मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज नाउ अंडर वन रूल। ज़्यादातर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका हिस्सा एक रूलर के अंडर था। ऑल द दिस ऑल दो दिस डोमिनेंस वॉज सिग्निफिकेंट, इट प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड। ये इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन ये बहुत थोड़े समय तक ऐसा रहा। मोहम्मद बिन तुगलक हैड एम्बिशंस स्कीम्स, एम्बिशियस स्कीम्स, मोहम्मद तुगलक की बड़ी महत्वाकांक्षी पूर्ण योजनाएं थी, बट दे वर ओफन पुअरली एग्जीक्यूटेड, लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका उसका बहुत ही खराब था। वन सच वॉज मूविंग द हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। एक तो उसका यही था, सबसे बड़ी जो उसने गलती करी, अपनी कैपिटल को दिल्ली से वो हटा के दौलताबाद में ले गया, जिसे कि उस समय देवगिरी कहते थे, जो आज के संभाजी नगर के पास में है। परहैप्स ही थॉट इट्स मोर सेंट्रल लोकेशन वुड ऑफर बेटर कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। वो सोचता था कि यहाँ से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएगा अपने पूरे राज्य को। द पीपल वर फोर्स टू ट्रेवल ओवर 1000 किलोमीटर। अब उस समय रेलगाड़ियां तो थी नहीं ना, एरोप्लेन थे, तो 1000 किलोमीटर तक लोगों को ट्रेवल करना पड़ा। ए फ्यू ईयर्स लेटर, और कुछ साल के बाद, एज हिज प्लान मिस फायर, जैसे उसकी ये योजना गलत सिद्ध हुई, ही शिफ्टेड द कैपिटल बैक टू दिल्ली। फिर दोबारा से अपनी कैपिटल को वो दिल्ली में लेके आया। बोथ ट्रांसफर रिजल्टेड इन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, जिससे कि लाइफ का, यानी कि उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अनदर इंस्टेंस, दूसरा एग्जाम्पल है, वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। उसने टोकन करेंसी चलाई, वेयर चीप कॉपर कॉइन्स, ने कॉपर के, तांबे के सिक्के चलाए जो सस्ते थे, वह डिक्लेयर टू बी टोकन्स एंड हैव द वैल्यू ऑफ सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स, और कहा कि इनकी वैल्यू सिल्वर के और गोल्ड कॉइन्स के बराबर ही होगी। ऑल्दो दिस वाज ए प्रोग्रेसिव आइडिया, आइडिया तो प्रोग्रेसिव था, मोस्ट ओवर करेंसी टुडे इज एक्चुअली टोकन। एट द टाइम दिस क्रिएटेड कन्फ्यूजन, लेकिन उस समय ट्रेड में बहुत कन्फ्यूजन पैदा हुआ। एंकरेज पीपल टू काउंटर फीट कॉपर कॉइन्स, कोज द इकोनॉमी टू डिक्लाइन, जिससे इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई। यहाँ पर ये मोहम्मद बिन तुगलक का एक पिक्चर दिखाई गई है उसके कोर्ट की। द सुल्तान एंड देयर कोर्ट इलाइट लिव्ड इन लग्जूरियस पैलेसेस। जो सुल्तान था और उसके जो दरबारी थे बहुत ही अमीर थे, वो बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे। एंजॉइंग एलाब्रेट क्लोथिंग, बहुत महंगे कपड़े पहनते थे, ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स, और हीरे जवाहरात वाले गहने पहनते थे, फाइन फूड, अच्छा खाना खाते थे। दिस वेल्थ वॉज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम प्लंडर, और ये सारी दौलत उसे लूट से मिली थी, लूट करने से, फ्रॉम देयर मिलिट्री कैंपेन, जब वो चढ़ाई करता था। टैक्सेस लेविड ऑन कॉमन पीपल, आम लोगों पे टैक्स लगाता था, एंड कॉन्कर्ड रीजन्स, और सारे क्षेत्रों को जीत लेता था। द एंगेजमेंट इन स्लेव ट्रेड, और उन्हें गुलामों का
एक व्यापार करता था जहाँ से गुलामों को खरीदा जा सकता है, इसमें लगा देता था। एज एनस्लेव्ड पीपल प्रोवाइडेड फ्री लेबर, क्योंकि जो गुलाम होते थे उन्हें फ्री में लेबर करनी पड़ती थी। एंड वर सेंट अवे टू डिस्टेंट सेंट्रल एशिया टू बी सोल्ड, और बेचने के लिए, इन लोगों को बेचने के लिए वो उन्हें सेंट्रल एशिया में भेज देता था। बट प्लंडर इन रिटर्न अफेक्टेड ट्रेड नेटवर्क्स, लेकिन लूट से सारा ट्रेड का सिस्टम बहुत प्रभावित हुआ और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस न्यूमरस अटैक्स ऑन सैक्रेड और रिवर्ड इमेजेस इन बुद्धिस्ट। इस पीरियड में बुद्धिस्ट के, जैन के, हिंदुओं के टेम्पल्स पर, जो यहाँ की पवित्र जगह थी, उन पे अटैक किए गए और बहुत सारे किए गए। सच डिस्ट्रक्शन वॉज मोटिवेटेड नॉट जस्ट बाय प्लंडर, ये केवल लूट के लिए नहीं था, बट ऑल्सो बाय आइकोनोक्लाज्म, उसके लिए भी था ये। यानी कि वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे, तो दूसरों की मूर्तियों को तोड़ देते थे। वाई डू वी यूज द टर्म इमेज रादर देन कॉमन टर्म्स लाइक आइडल और आइकॉन? इन टर्म्स के बजाय इमेज को यूज करते हैं क्योंकि जो बाद के जो दो टर्म्स हैं, आइडल और आइकॉन, इन्हें पेजोरेटिव माना जाता है। पेजोरेटिव का मतलब डिग्रेडिंग। कौन कौन से धर्मों में? जुडाइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में। हुज ऑर्थोडॉक्स सेक्ट कंडम आइडोलेट्री, क्योंकि जिनके कट्टरवादी संप्रदाय हैं वो मूर्ति पूजा को, मूर्ति को कंडम करते हैं। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और आइकॉन्स। इंडिया के जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं उन्होंने मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा, रूपा, इन शब्दों को यूज किया है टू डेजिग्नेट इमेजेस। ओफन स्टैचूज भी यूज होता है, यूज फॉर वर्शिप इन टेम्पल्स और होम्स। और इंग्लिश में उसके लिए एक वर्ड है इमेज, जो कि न्यूट्रल फॉर्म है। सम ऑफ द सुल्तान्स ऑल्सो इम्पोज द जिजिया। जिजिया क्या था? टैक्स एक प्रकार का, जो किस पे लगाया जाता था? नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब प्रजा है। जो प्रजा में लोग मुस्लिम नहीं थे उन्हें एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे जिजिया कहते थे। टू ग्रांट देम प्रोटेक्शन, और इसके बदले में उन्हें सुरक्षा मिलती थी, एग्जेम्पशन फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, और उन्हें मिलिट्री सर्विस यानी कि सैनिक बनने से भी छूट मिलती थी। इन प्रैक्टिस, डिपेंडिंग ऑन द रूलर, दिस डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स वुड बी ए सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बर्डन। ये बहुत ही पक्षपातपूर्ण टैक्स था, जिससे कि लोगों पर इकोनॉमिक बर्डन पड़ता था और पब्लिक की ह्यूमिलिएशन भी, यानी कि उनके सार्वजनिक रूप से एक तरीके से उनका अपमान भी होता था। एंड formed a financial and social incentive for subject to convert to Islam। और इसीलिए बेचारे लोग फाइनेंशियली भी और सोशली भी अब उन्हें ये बाध्य होना पड़ता था कि वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें। एट द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी, तिमूर ए ब्रूटल, जो कि बहुत ही निर्मम टर्किक मंगोल कॉन्करर विजेता था, सेंट्रल एशिया से ये आया था, इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे आक्रमण किया एंड लॉन्च ए डिवास्टेटिंग अटैक ऑन दिल्ली, और दिल्ली पे विनाशकारी अटैक किया। देन ए थ्राइविंग सिटी, जो कि उस समय फलता फूलता शहर था। एज ही रोट इन हिज मेमोर्स, उसने अपने मेमोर्स यानी कि जो इस संस्मरण होते हैं उनमें लिखा है, हिज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव वॉज टू वेज वॉर विद द इनफाइडल्स, कि उसकी लड़ाई लड़ने के दो उद्देश्य थे मेन। इनफाइडल्स किसे कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, लिटरली समवन हु डज नॉट शेयर द फेथ ऑफ ए गिवन रिलीजन, यानी कि जो आपके धर्म को ना मानता हो, अर्थात जो मुस्लिम नहीं है वो इनफाइडल है। फॉर मिडिवल क्रिश्चियनिटी इनफाइडल्स वर मुस्लिम्स, और पैगन जो मूर्ति पूजा करते हैं। फॉर मिडिवल इस्लाम इनफाइडल्स वर क्रिश्चियन, क्रिश्चियन के लिए मुस्लिम और पैगन मूर्ति पूजा करने वाले इनफाइडल से। और अब इस्लाम के लिए क्रिश्चियन वो बन गए, इनफाइडल्स बन गए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। हिंदूज भी थे
बुद्धिस्ट भी थे और जैन भी, ये सब इनफाइडल थे। तो क्या था, कुछ उन मतलब विजेताओं का उद्देश्य, जो यहाँ के उस समय राजा थे, उनका उद्देश्य, तिमूर का विशेष रूप से उद्देश्य इनफाइडल्स के साथ युद्ध करना, टू गेन समथिंग बाय प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ द इनफाइडल्स। और दूसरा क्या था कि इनफाइडल्स की धन दौलत को लूटना। लार्ज नंबर्स वर किल्ड, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। एनस्लेव्ड, उन्हें गुलाम बना लिया गया। अभी आपने पढ़ा ना कि उन्हें विदेशों में भी भेजते थे बेचने के लिए, सेंट्रल एशिया में। एंड द सिटी वॉज लेफ्ट इन ruins, पूरे शहर को खंडर में बदल दिया। तिमूर सोन विड्रू फ्रॉम इंडिया, तिमूर इंडिया से जल्दी ही चला गया था, बहुत बड़ी लूट के साथ, प्लंडर के साथ, लिविंग कैवोस बिहाइंड, और सब जगह बिल्कुल अराजकता थी। इन द आफ्टर मैथ, इसके बाद द लोदीज लोदीज आए एंड एस्टेब्लिश द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत का उन्होंने आखिरी वंश स्थापित किया। बाय देन however its territory had shrunk considerably in the face of the increasing resistance from other states and kingdoms from within India। जो उसका टेरिटरी थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी, क्योंकि जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने काफ़ी उनको रेजिस्ट किया था। रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का विरोध। थ्रू आउट इट्स रूल, उसके पूरे रूल के दौरान द दिल्ली सल्तनत फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स, बहुत सारी साइड से दिल्ली सल्तनत का विरोध किया गया। रेजिस्टेंस का मतलब विरोध। वाइल मैनी किंगडम फेल इनटू इट्स नेट, बहुत सारे जो किंगडम थे वो शिकार बने। इट फेल टू सबड्यू द ईस्टर्न गंगा किंगडम, लेकिन वो ईस्टर्न गंगा किंगडम को नहीं झुका पाए। विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे उड़ीसा, जिसमें आज का उड़ीसा शामिल था, एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, और बंगाल का हिस्सा थोड़ा आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। वन ऑफ इट रूलर्स इन द मिड 13th सेंचुरी, नरसिम्हा देव था यहाँ का रूलर, नरसिम्हा देव फर्स्ट, ऑल्सो स्पेल्ड नरसिंगा देव फर्स्ट, ये स्पेलिंग भी है उसके नाम की। वॉज नोटेड फॉर द मिलिट्री स्ट्रेंथ, नोटेड का मतलब है फेमस, वो अपनी मिलिट्री ताकत के लिए जाना जाता था। एंड कल्चरल ब्रिलियंस, और कल्चर ब्रिलियंस के लिए भी, यानी कि उसने जो कल्चर के लिए किया। ही ब्रोड टू द किंगडम, अपार्ट फ्रॉम इज रिपेलिंग मल्टीपल इन रोड्स ऑफ द सल्तनत, सल्तनत के बहुत सारे आक्रमणों का विरोध करते हुए, ही डिफीटेड द दिल्ली सल्तनत गवर्नर ऑफ बंगाल, उसने दिल्ली सल्तनत के जो बंगाल के गवर्नर थे उनको हराया। पार्टली टू कमेमोरेट दीज विक्ट्रीज, इन विक्ट्रीज को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, ही बिल्ट द फेमस सूर्य टेम्पल एट कोणार्क, उसने कोणार्क पर फेमस सूर्य टेम्पल बनाया था जो आज के उड़ीसा में है। यहाँ एक स्टैचू दिखाया है, ये स्टैचू डिपिक्टिंग नरसिम्हा देव फर्स्ट सीटेड ऑन हिज थ्रोन, ये अपने थ्रोन पर बैठे हुए हैं, सराउंडेड बाय अटेंडेंट्स एंड म्यूजिशियंस, और इनके चारों तरफ म्यूजिशियंस हैं और उनके अटेंडेंट्स हैं। फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो नाउ थैंक यू।